सो लेट्स स्टार्ट जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स को, और आज भी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज देखेंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन की जा सकती है, कहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होती, कितनी दफ़ा सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं, स्पेस टाइम डायग्राम के कौन कौन से हिस्से हैं, और वो इससे किस तरीके से इंफॉर्मेशन पे असरअंदाज होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं उन चीज़ों को जो हमने पहले हमने हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी। सो हम लोगों ने ये देखा था कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक कोई टेंसर हो, आप उसके इंडेक्स जो है वो किसी मैट्रिक टेंसर के थ्रू लो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई 2 जीरो टेंसर मौजूद है, आप सॉरी अगर आपके पास कोई 0 2 टेंसर मौजूद है, तो आप उसकी इंडेक्स को रेज कर सकते हैं, लेकिन किसी इनवर्स मैट्रिक के थ्रू। और डेफिनेटली ये जो मैं ये जो आप ये काम आप किसी हर टेंसर के थ्रू नहीं कर सकते। ऑल्दो जी अल्फा बीटा एक 0 2 टेंसर है, लेकिन आप किसी भी टेंसर को इस्तेमाल करके ये किसी भी 0 2 टेंसर को यूज नहीं कर सकते। आपको एक स्पेसिफिक मैट्रिक टेंसर ही चाहिए होता है इस काम के लिए। तो इस तरीके से आप इसके इंडेक्सेस को सॉरी इस तरीके से आप इसके इंडेक्स को अरेज कर सकते हैं। आपके पास अगर आपके पास अ, कोई और जेनेरिक जनरल टेंसर आ रहा है, से मेरे पास अल्फा बीटा मौजूद है और मैं इसी दोनों इंडिसेस को रेज करना चाहता हूँ, सो लेट से रो सिग्मा बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर दो मैट्रिक टेंसर यूज करने पड़ेंगे, एक अल्फा रो और एक बीटा सिग्मा। जितने इंडिसेस को आपने ऊपर नीचे लेके आना है, उनकी पोजीशन को चेंज करना है, उतने ही ज्यादा आपको मैट्रिक टेंसर यूज करने होंगे। और एक चीज और के जो मैट्रिक आंसर होता है ये सिमेट्रिक होता है। जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू जी बीटा अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर भी फिर इनवर्स मैट्रिक के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा, और हमने इसमें ये देखा था कि अगर आपने किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट या उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी हो, तो आप उसको वेक्टर्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप उसको वन फॉर्म्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये वेक्टर है, मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। मैं इसको वेक्टर्स के थ्रू ऐसे लिखता हूँ, वी अल्फा वी बीटा। लेकिन हम सेम काम वन फॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसकी दोनों इंडिसेस को नीचे लाना होगा। सो जी अल्फा बीटा। अच्छा, अब हमें अगर इसके इंडेक्स को नीचे लाना है, तो मैं कह देता हूँ कि इसको मैं नीचे ला के रो का नाम दे देता हूँ, तो ये चीज़ बन जाएगी जी रो अल्फा वी रो। और इसी तरीके से इसको हम वी बीटा सिग्मा जी सॉरी जी बीटा सिग्मा वी सिग्मा। और ये आपके पास असल में बन गया है जी सिग्मा रो वी रो वी सिग्मा। तो ये आपने उसका इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया थ्रू वन फॉर्म्स। इट डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप वन फॉर्म के कंपोनेंट्स को यूज करके भी कर सकते हैं, आप वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूज करके भी इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। उसकी एक वजह ये भी है कि जो इनर प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर नंबर होता है, तो उसको कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको सेम आना चाहिए। डजेंट मैटर आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप किस फ्रेम में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, इन जनरल हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं। तो मैंने लेट्स सपोज आपके पास दो वन फॉर्म्स हैं, आप उनका इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उनको हम इन जनरल ऐसे लिखेंगे, जी अल्फा बीटा बी अल्फा क्यू बीटा। वो सेम वेक्टर होंगे तो दोनों वी से रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छा, अगली चीज जो हमने इसमें पढ़ी थी, जहां पर हमने टॉपिक को एंड किया था, वो थे हमारे एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स। आप लोग देखेंगे कि अगले कुछ लेक्चर्स में अपना
खासकर पे इस वीक के लेक्चर में मैथ बहुत कम इस्तेमाल होगी, हमारी ज़्यादा डिस्कशन होगी। तो आई आई एडवाइस यू कि आप बड़े ध्यान से बातों को सुने और क्वेश्चंस करें उनमें से। और मैंने काफ़ी डिटेल हैंडआउट्स इसीलिए बनाए भी हैं, आप शीट्स को भी देख सकते हैं, उनको भी देख लें। ये अब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं अगले कुछ लेक्चर्स में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी बातों पे। सो जहाँ तक एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर का ताल्लुक है, क्या हम स्पेशल रिलेटिविटी में एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स को डिस्कस कर सकते हैं? तो मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, एक गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या मैं उसके ऊपर उसको स्पेशल रिलेटिविटी के थ्रू स्टडी कर सकता हूँ? जी। सर उसके लिए जनरल रिलेटिविटी चाहिए। लेकिन आमतौर पर तो जब हमने जितनी भी आप लोग मिसालें पढ़ते हैं उसमें आप मुख्तलिफ गाड़ियों पे या ट्रेन पे जब लगा रहे होते हैं स्पेशल, वो बॉल को गिराते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि डिफरेंट फ्रेम्स के लिहाज से वो डिफरेंट ट्रेजेक्टरी शो कर रही है, वो तो सारी बातें आप स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। सो स्पेशल रिलेटिविटी में आप एक्सेलरेशन को डिस्कस कर सकते हैं। हमने हमने कभी ये नहीं कहा कि हम स्पेशल रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन को डिस्कस नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। हम किस तरह करते हैं? हम उसके लिए एमसीआरएफ ड्रॉ करते हैं। हाँ, हम क्या नहीं कर सकते, हम ये कि हम एक एक यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम से किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है वो एक लॉरेंस फ्रेम से दूसरे लॉरेंस फ्रेम तक मिलती है। हम एक यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम से किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लॉ स्पेशल रिलेटिविटी हमें प्रोवाइड नहीं करती। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि हमें हर पॉइंट के ऊपर एमसीआरएफ ड्रॉ करने पड़ते थे, जिसको हम कहते थे मोमेंटेरली को मूविंग रेफरेंस फ्रेम्स। और देन हर पॉइंट के ऊपर आप उस एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और दीगर पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे होते थे। तो स्पेशल रिलेटिविटी में आप एक्सेलरेशंस को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते अपने फ्रेम से एक्सेलरेटर फ्रेम तक। ये बात आई है समझ में? यस सर। हमने यही बात की थी लास्ट वीक भी और उससे पहले भी। जी सर। सो दैट्स वाई हम लोग मिन्काउस्की मैट्रिक को यूज करके उसकी एक्सेलरेशन वगैरह के फार्मूलाज लिख रहे थे। आपको याद होगा हमने ये चीजें साबित की थी, हमने कुछ रिलेशन निकाले थे। u डॉट यू इज इक्वल टू -1, a डॉट यू इज इक्वल टू 0 और a डॉट a इज इक्वल टू ए आई स्क्वेयर वगैरह। और देन हमने इनमें एमसीआरएफ का जिक्र किया था कि आप एमसीआरएफ को इस्तेमाल करके डिस्कस कर सकते हैं। और फिर हमने एक बड़ी पर्टिकुलर एग्जांपल स्टडी की थी इसमें। वो पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे पास ये थी कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सिस्टम हो और उसमें हमने कहा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर सिस्टम का जी हो। अब ये जो जी है ये असल में आपके पास डेफिनेटली ये आपका वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है फिलहाल। सो इस सूरत में आपका जो ए आई स्क्वेयर था ये जी स्क्वेयर था और इसकी ट्रेजेक्ट्री हमने निकाली थी टी इज इक्वल टू 1/g साइन हाइपरबॉलिक जी टॉ एक्स इज इक्वल टू 1/g कॉश हाइपरबॉलिक जी टॉ। और देन ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। सो ये जो इक्वेशन है ये असल में हाइपरबॉलिक इक्वेशंस हैं और ये ट्रेजेक्ट्री हाइपरबोला बनती है। मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मुझे पिछले लेक्चर में से चीज़ें कुछ कॉपी करनी होंगी। सो लेट मी कॉपी दैट। मैं डायग्राम इस बार ना कल जो हैंडआउट्स में से कॉपी करूँगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत अच्छी भी नहीं बनेंगी। तो ये कुछ ट्रेजेक्ट्री थी जो हमने डिस्कस की थी। याद है ये चीज़ें आपको? हमने कहा था कि ओरिजिन से लेकर इस एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर के हर पॉइंट तक का जो फासला है वो 1/g के बराबर रहेगा, क्योंकि ये एक इनवेरिएंट हाइपरबोला है और हर पॉइंट पर इसका ओरिजिन से फासला कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली
ये जो नंबर है बस ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, सो इट डजंट मैटर कि आप किस फ्रेम में काम कर रहे हैं। टी बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर still is equal to 1 over g bar g square, so minus t double bar square plus x double bar square is still 1 over g square. so ये चीजें इस तरीके से चलती नहीं जाएंगी। तो वो जो डिस्टेंस उसका होगा वो हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहेगा 1 ओवर जी। ये याद है ये चीजें? जी सर। जी सर। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन में, कोई नो पॉइंट सर। एलेबोरेट करने वाला? नहीं? ओके। नो सर। अच्छा नो चलें, सर। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए। सो सपोज करते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है? अब जरा ध्यान से अपने बात को सुनना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। यही मतलब इस बात का? यस सर। अच्छा, अब करता जा रहा है, वी बढ़ती जा रही है, तो क्या एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि वी की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि वो स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस कर जाए? थ्योरेटिकली क्या ये केस हो सकता है ना? नो सर। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो हमें पता है कि स्पेशल रिलेटिविटी हमें कहती है कि किसी चीज की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन क्या अगर हम ये कहें कि कोई सिस्टम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट तो फिर ऐसा भी आना चाहिए ना कि जहां पर उसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ से ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसको तो जी वो सर, इस केस में हो सकता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब तो यही है ना कि थियरेटिकली उसकी हो वेलोसिटी सकता है। बढ़ती जा रही है। जी सर, ऐसा हो तो फिर सकता है। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी, आप मिसाल के तौर पे इसको इस तरीके से देखें कि आपके पास यहाँ पर अम, ये कोई पोजीशन टाइम का ग्राफ ले लेते हैं, टी और एक्स, और ये इस तरीके से सिस्टम जो है वो आपका मूव करता जा रहा है। फिर एक वक्त, अब ये जो बेसिकली, बल्कि यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये ग्राफ लेते हैं वी और टी का। तो एक वक्त ये, अब यहाँ पर आपके पास इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है इस लाइन की, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इतनी स्पीड हो जाएगी, ये लाइन अब चलती जा रही है, आगे चलती जाएगी। एक वक्त आएगा कि ये लाइन जो है वो 3 × 10⁻⁸ को फिगर को क्रॉस कर जाएगी। ऐसे ही है। यस सर। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, हमें पता है, हमने साबित भी किया है। यस। तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? क्या हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर वेलोसिटी को गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, या कोई और मामला है? हाँ जी, एनी आइडिया? गलत बता दें, सही बता दें, कुछ भी बता दें। सर, भी लॉजिक को सही कैलकुलेट नहीं कर रहे। फिर कैसे करना चाहिए कैलकुलेट, अगर सही नहीं कर रहे कैलकुलेट तो? हम्म। सर, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, शायद वो भी कांस्टेंट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। क्यों कांस्टेंट में नहीं, हम तो ये कह रहे हैं बस वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक आइडियल केस है। हम आमतौर सर, पर इस फिर तरह हम की प्रॉब्लम्स को आइडियल, हम इस तरह की कांस्टेंट प्रॉब्लम को एक्सेलरेशन को एक सही डिफाइन कर रहे हैं। हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को असल में एक बड़े ही एक एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पर डिस्कस करते हैं कि आपने कोई ऐसी मशीन बना ली है जो कांस्टेंट एक्सेलरेट करती जा रही है, इटरनली करती जा रही है, अज़ल से शुरू हुई अब तक चलती जा रही है। एक पॉइंट जो ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड 3 × 10⁸ से बढ़ती जाएगी। तो असल में जब मैं ये बात कह रहा हूँ, इसके बात का मतलब ये है ना कि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यूक्लिडियन स्पेस में ऐसे डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर कांस्टेंट टी के लिए कांस्टेंट टी के लिए वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंज आ रही है। मतलब हर डेल्टा टी के कॉरस्पॉन्ड एक डेल्टा वी आई है जो कि सेम रहते हैं।
पहले 2 सेकंड में 4 मीटर फी सेकंड, 4 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी बढ़ी, अगले 2 सेकंड में फिर 4 मीटर फी सेकंड बढ़ी। सो लेट्स सपोज के आप ये भी कहें कि यहाँ पर टी ले लें, यहाँ पर वी ले लें। पहले सेकंड में उसकी स्पीड 1 थी, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड होगी, 3 में 3 होगी। तो एक वक्त आएगा कि जब टाइम आपके पास इतना सेकंड हो जाएगा तो फिर उसकी वेलोसिटी भी इतने मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन होती है ना आपका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। जी सर। तो इस सूरत में तो इसका मतलब है कि 3D स्पेस के अंदर तो ऐसा ही होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यही है। सर इसका मास डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब हाँ ठीक है, वो तो स्पेशल रिलेटिविटी हमें जो भी बता रही है, लेकिन उसके बाद उन बातों का कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैथ जीरो नहीं होना चाहिए, मैथ इनफाइनाइट होना चाहिए। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब या कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मास 0 होगा तो फिर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। नहीं, हाँ सॉरी, ठीक है। उसका उसका हाँ उसका उसका मैथ जीरो होगा, लेकिन वो जो हमें नजर आएगा वो इनफाइनाइट नजर आएगा। अब वो आपके पापा को ठीक है, उसको मैथलेस होना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने के लिए। तो सर फिर ये फोटोन ही होगा। नहीं, नहीं मतलब वो एक ये तो इसको भी क्रॉस कर जाएगा ना। इसके अगला जो स्पीड आएगी वो फिर 3.1/10⁸ होगी। इसी तरह यहाँ पर भी, क्योंकि तो मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है। सर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन नहीं फिर हम सही कर रहे हैं। हम असल में रिलेटिविटी में इस तरीके से हम इसकी रिलेटिविटी को इस बात से कोई मसला नहीं कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है या नहीं बढ़ती जा रही। अगर ये 3.1 10⁸ भी हो जाए तो भी स्पेशल रिलेटिविटी को इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्पेशल रिलेटिविटी में वेलोसिटीज ऐसे कैलकुलेट ही नहीं की जाती। आपको याद होगा कि हम स्पेशल रिलेटिविटी में वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के लिए एक वेलोसिटी पैरामीटर यूज करते थे, v इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा। तो ये पैरामीटर है जो हमें इसकी वेलोसिटी दे रहा है। कुछ याद आया जिसको आपने यू का नाम दिया था? यस सर। तो बेसिकली ये जो आपके पास थीटा होता है, इस थीटा को बूस्ट पैरामीटर कहते हैं, या फिर इसको वेलोसिटी पैरामीटर कहा जाता है। अब ये अब जितना मर्जी आप तो वी बढ़ाते रहे थे, थीटा की वैल्यू तो फिक्स रहनी है। या जो टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा है, इसकी वैल्यू तो वही -1 to +1, या उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी, इसने तो उसी के दरमियान रहना है, ये उससे बाहर तो नहीं निकल सकता। जी सर फ्लो फिक्स है। तो डेफिनेटली उसकी उस बात से तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप वेलोसिटी कैलकुलेट इस पैरामीटर के थ्रू करते हैं। तो असल में यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट रहती है? डेल्टा टी के अंदर कांस्टेंट चेंज आने से डेल्टा थीटा के अंदर कांस्टेंट चेंज आती है। तो इंटर्न आपकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही होती, आपका डेल्टा थीटा का पैरामीटर बढ़ रहा होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप आप टेंजेंट जीरो क्या होता है आपके पास? जीरो। जीरो। टेंजेंट 360 क्या होता है? टेंजेंट 720 क्या होता है? अच्छा, टेंजेंट 1000 × 360 कितना होगा? जीरो। जीरो। आपका थीटा इंक्रीज करता जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली चीज तो वही है। वो तो बात उतनी आ रही है जितनी चेंज पहले पहले टी में आई थी। पहले सर टी, बट वो हाइपरबोलिक है। हाँ क्योंकि वो असल में हम कैलकुलेट चूंकि इस पैरामीटर के थ्रू कर रहे हैं ना, चूंकि वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है। और जितनी चेंज पहले डेल्टा टी में आई थी उतनी ही चेंज अगले डेल्टा टी में भी आ रही है। मतलब लेट्स सपोज कि हर 1 सेकंड के बाद ये एक 0 से 3, ये एक हाइपरबोलिक मिसाल नहीं लेकिन फिर भी। सो लेट्स सपोज के टी और थीटा, जब T1 था तो ये 0 था, T2 हो गया तो ये 360 हो गया, T3 हुआ तो ये 720 हो गया, जो इस तरह होता रहे। लेकिन क्या डेल्टा थीटा और डेल्टा टी में आने वाली चेंज सेम है ना? हर डेल्टा टी
के इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज सेम है। यहाँ पर yes 1 है, yes sir यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 360 है, ऐसे ही है। yes sir लेकिन वेलोसिटी, अब इसका मतलब है कि डजंट मैटर कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि उसकी वेलोसिटी इसको क्रॉस कर जाएगी, इस यहाँ तक पहुंच सकती है। लेकिन मसला ये कि स्पेशल रिलेटिविटी में आप वेलोसिटीज को स्पेशल रिलेटिविटी में आप वेलोसिटीज को 3 वेलोसिटी के फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, आप इन वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं वेलोसिटी पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, yes sir कोई 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 कंफ्यूजन यहाँ पर? no sir अच्छा, अब इसी बात को एक स्पेस टाइम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लेट मी अगेन कॉपी द डायग्राम फ्रॉम हियर। ये हमारे पास एक डायग्राम बना ली है मैंने यहाँ पर, और इधर आपके पास ये वही डायग्राम है, उसकी वर्ड एक एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर की वर्ड लाइन दिखाई हुई है, और मैंने यहाँ पर फोटोन की लाइट कौन दिखा दी है। सो ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास टी है। सो अब आप देखें कि ये जो लाइन है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये लाइन कभी भी सी को क्रॉस नहीं करेगी। एक इन्फिनिटी पे जाके आपको, आपने देखा होगा, आपने एक प्रॉब्लम की थी, इसके एसिम्पटोट्स कैलकुलेट किए थे इस लाइन के। yes sir अब होगा ये कि यह एक ऐसा ऑब्जर्वर है जिसने ना, ये लाइन नीचे कहीं से शुरू हुई है, सो टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से, और ये कहीं ऊपर जाती जा रही, टी टॉ इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। टॉ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त उस ऑब्जर्वर के फ्रेम के अंदर हूँ। सो ये जो हाइपरबोला है ये बेसिकली किसी एटर्नली एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटर्नली एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर से मुराद है कि इसने कहीं अजल से चलना शुरू किया था, ये टॉ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे, और ये अब तक हरकत करता जा रहा है। तो एक आइडियल सिचुएशन है, हरकत करता जा रहा है। सो जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, ये जो लाइन होगी ये इन्फिनिटी पे जाके इस वर्ड लाइन के बिल्कुल पैरेलल आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी इस वर्ड लाइन से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ही है, जितनी मर्जी स्पीड इसकी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पैरामीटर है ये जो पैरामीटर है वेलोसिटी वाला, ये तो हमेशा आपको एक ही कांस्टेंट वैल्यू देगा ना, बहुत बड़ी वैल्यूज पे जाके। इसकी वैल्यू तो सी से ज्यादा नहीं ना हो सकती, क्योंकि yes sir असल में हम यहाँ पर वी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर थीटा की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, और थीटा असल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये चीज है आपके पास, इसकी तो एक स्पेसिफिक रेंज होगी फिर इसकी वेलोसिटी इसकी, और इसने जो है वो उसी रेंज में रहना है, ये उस रेंज से बाहर नहीं निकल सकता। इज दैट इट? yes sir सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हमारा असल में अब हमारी एक असल जो डिस्कशन स्टार्ट होने वाली, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो अब हमने इस रीजन को फोकस करना है। लेट मी शो दिस विद इस रीजन पे, इस लोअर हाफ रीजन पे अब हमने फोकस करना है, और देखना है कि यहाँ पर हम क्या क्या चीजें इंफर कर सकते हैं। अच्छा, सो लेट्स सपोज कि ये कोई ऑब्जर्वर है, एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर, मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। सो ए इज फॉर आसिम। आसिम, मैंने इसको अपने एक दोस्त आसिम के नाम पर ए कह दिया इस ऑब्जर्वर। अच्छा, अब एक जब टॉ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी था, तो आसिम ने सोचा कि मैं अब मूव करना शुरू करता हूँ। आसिम ने मूव करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जब आसिम चला है, ये जो वर्ड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, बेसिकली ये नेगेटिव एक्स स्लोप यहाँ पर शो हो रही है इसकी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी वो माइनस सी होनी चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि जब इसने टॉ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे स्टार्ट किया, तो ये बिल्कुल वर्ड लाइन के बिल्कुल
पैरेलल जा रहा था, एसिम्प्टोटिकली उसके इसके एसिम्प्टोट बन रहा था, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो असल में वर्ड लाइन वाली ही होगी। ठीक है, ये बात ऐसे समझ में आ रही है ना? देखिए, अगर कोई चीज वर्ड लाइन के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, बेसिक पैरेलल जाने का मतलब है कि जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो असल में वो बिल्कुल इस वर्ड लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये ऐसे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, एक वक्त आएगा ये बिल्कुल इस पे मिल जाएगा आके। ये बात समझ में आई है? तो इसका मतलब है कि ये जब एग्जैक्टली टॉ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी ना। यस सर। जब इसने शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हुई है ना। जैसे ये लाइन भी आपको ये कर्व आती जा रही है, शो होती, ये आपको यही शो कर रही है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, लाइन आहिस्ता आहिस्ता इधर जा रही है, इसके असल में इसके पास होती जा रही है। लेकिन एक वक्त आएगा कि बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो हमें स्पेशल रिलेटिविटी से हमें पता है कि वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता इस लाइन को। समझ में आया? यस सर। ठीक है। जी सर। सो यहाँ पर इसकी स्पीड v माइनस सी के बराबर थी, यहाँ पर इसकी 0 हो गई, और यहाँ पर हम टॉ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी स्पीड प्लस सी के बराबर हो जाएगी। इज दैट सो? यस सर। तो क्या इस लोअर हाफ रीजन के अंदर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हुई आपके पास? टॉ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से टॉ इज इक्वल टू, सो लेट मी से कि यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू 0 है। माइनस इन्फिनिटी से टॉ इज इक्वल टू 0 तक आने में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। जी सर। अच्छा। सर हाँ जी। माइनस में थी ना पहले, तो अब जीरो हो गई है, तो मतलब ज्यादा हुई है। नहीं, वो जो माइनस शो कर रहा है, हाँ माइनस में नहीं, अब कम नहीं हुई। अब वो नहीं, वो जो माइनस में बेसिकली वो माइनस का साइन है ना, वो माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। वो नेगेटिव जो साइन लगाया वो मैंने सिर्फ ये शो करने के लिए लगाया हुआ कि वो, अब वो लोअर हाफ प्लेन के अंदर था, वो कहीं उसने पास्ट में से ट्रेवलिंग शुरू की है, माजी में कोई वक्त है। ओके सर। सर ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपने मेंशन किया है टॉ इक्वल्स टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी इनफिनिट होनी चाहिए, क्योंकि v इक्वल्स टू x ओवर t होता है ना, तो अगर हम t 0 ले रहे हैं नहीं, तो लेकिन लाइक ये इसका x ओरिजिन है, ओवर 0। ये लाइन तो इसका ओरिजिन है ना, हमारे ये लाइन तो इसका ओरिजिन है। सर ओरिजिन है तो इस पे t की वैल्यू 0 है, हाँ। तो v इक्वल्स ओ। टू x ओवर t होता है। हाँ जी। अगर t 0 है तो v इनफिनिट होना चाहिए, क्योंकि हम 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनफिनिटी आता है आंसर। नहीं, ये ऐसे बनता है, x ओवर। और ये आपके पास देन 1/1 माइनस वी स्क्वेयर, यहाँ पर कुछ आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। सो सो बेसिकली ये जो आपके पास ये डेल्टा टो है, सो अगर मैं वहां पर ये कह रहा हूँ कि इसका v 0 है, तो अच्छा, वो आपके, हाँ आपकी बात उस सेंस में आपकी बात ठीक है कि मुझे समय यहाँ पर टॉ को 0 नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसकी घड़ी पे तो वक्त गुजरता जा रहा है ना, इसकी घड़ी पे तो वक्त गुजरता जा रहा है। इस एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर की घड़ी पे तो डेफिनेटली अब टॉ जो है वो 0 नहीं है, वो तो मेरे फ्रेम में अब मैं 0 ले रहा हूँ इसको, मतलब मैं इस फ्रेम के अंदर मौजूद हूँ, इस टी और एक्स वाले फ्रेम में। मैं अगर इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे लिहाज से ये जो पॉइंट है ये टी टॉ इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इस एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर के लिहाज से डेफिनेटली नहीं है। ओके सर। हाँ, वो मैं जो अगर अपने फ्रेम से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे फ्रेम के लिहाज से तो खैर वो 0 ही होगा, क्योंकि वो मेरी जो लाइन है वो लाइन असल में मेरी टी इज इक्वल टू 0 वाली है, मैंने उसको 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 सेट इस तरीके से किया है। ठीक है।
सर। लेकिन इस ऑब्जर्वर का टाइम तो डेफिनेटली कुछ और आएगा। अच्छा, यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई कोई कंफ्यूजन किसी चीज में? अब हम एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये डायग्राम मैंने चूंकि ड्रॉ की हुई है, मैं इसीलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने करना क्या, आपने सिर्फ इस रीजन पे ध्यान देना है, या कहीं एक एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर जा रहा है, आपने सिर्फ इस ग्रीन शेडेड रीजन के ऊपर ध्यान देना है। सो लेट्स सपोज के आसिम मूव कर रहा है, ये आसिम की वर्ड लाइन है। सो ये आसिम है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर मौजूद है, लेट मी कॉल इट कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, से बासित। आसिम बासित के साथ कांटेक्ट करना चाहता है। इस रीजन में कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है, ये पूरा जो ग्रीन शेडेड रीजन है। मैं ये क्लेम करता हूं कि आसिम इस रीजन में किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम अभी देखते हैं कि कैसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि आसिम इस रीजन के अंदर किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, जहां पर मर्जी ऑब्जर्वर हो। आसिम इस रीजन के किसी ऑब्जर्वर के साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेट्स सपोज कि आसिम इस वक्त अपनी ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पर मौजूद है, ए पर, पॉइंट ए पर, और अचानक उसको ख्याल आता है कि मैं सिग्नल फॉरवर्ड करता हूँ, वो सिग्नल भेज देता है। अब ये जो सिग्नल है, सर इनकी फ्रेम, सर इनकी फ्रेम डिफरेंट है। नहीं एक ही फ्रेम के अंदर है। हम मैं अपने, मैं इस वक्त लेट्स सपोज कि मैं इस वक्त अपने फ्रेम में मौजूद हूँ, एक्स और टी में। मैं इसमें सारा सिनेरियो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो लेट्स सपोज ये आसिम का फ्रेम ही है, या ये कह लें कि मैं अपने फ्रेम में मौजूद हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आसिम सिग्नल भेज रहा है बासित को, क्या वो सिग्नल बासित को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक लॉरेंस फ्रेम है, एक्स टी। ठीक है, सो लेट्स सपोज के बासिम को ख्याल आता है कि जब वो पॉइंट ए पर है कि मैं इधर इस रीजन में बासित के साथ कम्युनिकेट करूं। आसिम सिग्नल भेज देते हैं। अब ये जो सिग्नल है, आप सिग्नल कैसे भेज सकते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम रफ्तार पे जाए, क्या तरीका होता है भेजने का? आप कैसे कांटेक्ट करेंगे बासित के साथ? तो मोबाइल फोन यूज करेंगे, कोई इंटरनेट यूज करेंगे, यही पॉसिबिलिटीज है ना। यस सर। अच्छा, तो जब हम मोबाइल या इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके जो सिग्नल होते हैं वो किस चीज के थ्रू जाते हैं, कौन सी वेव्स के थ्रू जाते हैं? इवन वे। ईएम वेव्स के थ्रू। और ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, वो इससे ज्यादा रफ्तार से तो आप सिग्नल्स को मूव नहीं करवा सकते। यस सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल एग्जैक्टली वही, उसकी स्लो भी 45 डिग्री ही बनेगी, +1 बनेगी। यस सर। तो यहाँ पर यानी कि बासित का जो सिग्नल, सॉरी आसिम का जो सिग्नल है वो असल में इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्या ये यस सिग्नल सर। कभी भी इस ग्रीन रीजन के साथ, अब ये आपके पास ये सारा ग्रीन रीजन है, क्या ये सिग्नल क्या इस रीजन में किसी के साथ कभी क्रॉस करेगा? नो सर। नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिग्नल कभी इस बासित वाले एरिया में कभी किसी के पास पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, चले हम कहते हैं कि ठीक है। अब आसिम, चले अब आसिम को कहते हैं कि माजी में किसी वक्त ख्याल आया कि अच्छा मैं पॉइंट बी पर से सिग्नल भेज देता हूँ या पॉइंट सी पर से भेज देता हूँ। वो जहां, अगर वो पॉइंट बी से सिग्नल भेजता है तो वो भी इसी वर्ड लाइन के पैरेलल चलता रहेगा, यस और सर। वो भी ग्रीन यस रीजन सर। के अंदर किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर वो सिग्नल ही एक टॉ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर, ये जो लाइन होगी बिल्कुल इस पे आके मिल जाएगी, ये यहाँ पर, इसको मैं ब्लू से शो करता हूँ। ये लाइन इसके ऊपर आके क्रॉस हो जाएगी, बस सॉरी क्रॉस कह रहा हूँ, बिल्कुल इसके अलोंग आ जाएगी। अगर वो यहाँ पर सिग्नल भेजता है तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगा।
फिर वो आपका जो सिग्नल होगा वो असल में क्या करेगा, वो असल में इस लाइन के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगा। तो क्या वो सिग्नल कभी ग्रीन शेडेड रीजन में पहुंचेगा? नहीं, नो सर। नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसिम कभी भी कभी भी इस रीजन में किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल क्या कर सकता है, इस फोटोन की वर्ड लाइन के लॉन्ग ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वो इस वर्ड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। सो आसिम कैन नेवर कम्युनिकेट विद बासित और एनीवन इन दिस रीजन। ठीक होगी बात? यस सर। यहाँ तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग पूछ लें, क्योंकि आपको ऐसी ही सिनेरियोस को होमवर्क वगैरह में डिस्कस करना है, या वो जो मैंने आपको हीरो रांझा वाला सवाल दिया था, वो भी असल में ऐसी ही सिचुएशंस हैं जिनको आपको इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा। इसलिए देख लें इनमें कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हूँ। सर इसमें जो आर्क है एबीसी हाँ जी। आसिम की, हाँ, सर ये एक्स वाली साइड पे है ना, बट हम तो ये कहते हैं कि अगर फोटोन की वर्ड लाइन से एक्स वाली साइड पे हो, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। नहीं, नहीं, आप वो आर किधर बना लें, उससे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सपोज के आप यार कैसे भी तो बना सकते हैं आप, सॉरी, सर ये उसकी वर्ड लाइन है ना बेशक उसकी आसिम वर्ड की। लाइन है, लेकिन हम कह देते हैं कि हमारा एक ऑब्जर्वर है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, या आप उसको कह लें कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, या आप उसको कह लें कि वो ऐसे मूव कर रहा है, डजेंट मैटर। तो डजेंट मैटर कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्ड लाइन तो आपने उसी तरीके से ड्रॉ करनी है, वो जो भी आपकी बन रही है। तो उसका उस बात से तो कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक्स की वो जी आपका हाइपरबोला एक्स की तरफ है, या नेगेटिव एक्स की तरफ है, या टी की तरफ है, या नेगेटिव टी की तरफ है। सर। हाँ बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो अभी। सर आसिम कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 क्यों है? ये जो पॉइंट है आपका, आपके फ्रेम में तो बेसिकली ओरिजिन है ना। जी तो आपके इस ओरिजिन पे, तो जहां पर एक्स और टी आपके आपके इस लाइन के ऊपर, जहां पर टी मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने के बाद, अब देखें इसके ऊपर अगर आप स्लोप लेंगे तो वो जो स्लोप आएगी वो बिल्कुल आपके पास इसके टी के पैरेलल आ जाएगी, जी विच इज एन इंडिकेशन कि अब आसिम यहाँ पर जो है वो मूव नहीं कर रहा, मोमेंटेरली रेस्ट की हालत में आया, फिर उसने यहाँ पर डायरेक्शन अपनी चेंज की है। ऑल वो जो स्लोप होगी वो हो सकता है नैनो सेकंड के लिए या पिको सेकंड्स के लिए हो, लेकिन बहरहाल उसने थोड़ी देर के लिए तो उसने डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपनी वेलोसिटी को तब्दील किया है ना। सो आप इसको जीरो ना कहें, आप इसको चलें ऐसा करें कि अप्रोक्सीमेटली जीरो कह दें। वेलोसिटी चेंज किया सर। ठीक है, ठीक है जी। तो जाहिर बात है कि वो आप, हम ये नहीं ना कह रहे कि वो एक एक कह लें कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम सिर्फ ये करें कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग है, ये भी चीजें हमें रखें। सो इस वजह से हम इस तरीके से इसको जीरो मैंने कह दिया था, लेकिन आप इसको ये करें कि आप इसको अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू जीरो कह लें। ओके सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब हम एक और सिनेरियो को चेक करते हैं। आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ ये डायग्राम्स ही हैं। अच्छा, इनको इरेज कर लेते हैं। सो अगेन आसिम मूव कर रहा है, और वो आसिम मूव करता जा रहा है, और यहाँ पर ये कह लें कि ये मुख्तलिफ ना दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर।
कह लें कि बासित है और ये कुछ भी नाम दे दें। चलिए हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि अली मौजूद है, यहाँ पर हफ्सा है, यहाँ पर सुबह है, और यहाँ पर ये आसिम साहब मूव कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि अब हम यहाँ पर ये वाला रीजन कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला रीजन, ये जो ब्लू रीजन है, ये इस वर्ड लाइन के ऊपर आ रहा है, इस येलो वर्ड लाइन के ऊपर, जो आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम क्लेम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो ऑब्जर्वर मौजूद होगा, सो यहाँ पर किसी को ले लेते हैं, लाजमी नहीं कि हमने वहीं पर ही लेना है, हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम कह देते हैं कि साजिद मौजूद है। सो मुख्तलिफ हमने ऑब्जर्वर ले लिए यहाँ पर। अब हमें ये तो पता है कि आसिम इस रीजन के अंदर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमने वहां पर ये वाला रीजन कंसीडर नहीं किया था, इसमें ये वाला रीजन शामिल नहीं था। सो अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वर्ड लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी ऑब्जर्वर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी आसिम के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। अली, हफ्सा, सुबू, साजिद, ये चारों आसिम से कभी कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? कैसे कैसे हम शो करेंगे? अब अगर लेट्स सपोज के यहाँ पर सुबह मौजूद है, एक वक्त आता है कि सुबह डिसाइड करती है आसिम को सिग्नल फॉरवर्ड करने के लिए, मैक्सिमम क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू सिग्नल भेजेंगी सुबह। वो सिग्नल जो होगा वो हमेशा इस वर्ड लाइन के पैरेलल चलता रहेगा। क्या ये कभी आसिम को मिलेगा? नहीं। अगेन किसी वक्त हफ्सा डिसाइड करती है किसी और टाइम टी के ऊपर, ये सिग्नल भी मूव करता रहेगा, क्या ये कभी आसिम तक पहुंचेगा? सेम केस अली के साथ है, अली का सिग्नल कभी आसिम तक पहुंचेगा? साजिद का सिग्नल नहीं। क्यों? क्योंकि आसिम का जो मैक्सिमम भी टी इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आसिम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। आसिम हमेशा इस लाइन से नीचे ही रहेगा, और ये जो आपकी ग्रीन लाइन है सिग्नल की, ये हमेशा आपके पास फोटोन की वर्ड लाइन से ऊपर रहती हैं। ये कभी भी फोटोन की वर्ड लाइन के नीचे नहीं पहुंचती। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये जो सिग्नल है ये बिल्कुल इस वर्ड लाइन के ऊपर मौजूद हो, मतलब आप में से कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद हो। सो सो लेट्स सी के हम यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि हम अमाद ले लेते हैं, और अमाद इस लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। um, वो सिग्नल भेज रहा है, लेकिन ये जो सिग्नल होगा ये बिल्कुल टॉ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके फिर आसमी को मिलेगा, लेकिन असल में वो भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ये सिग्नल आगे जाता जा रहा है उतना आसम भी आगे जाता जा रहा है। तो बेसिकली वो जो डिफरेंस डिस्टेंस होगा दोनों के दरमियान वो कांस्टेंट रहेगा। ऑल दो अब ये दोनों सिग्नल एक ही लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल दोनों चूंकि सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, आसिम भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, सिग्नल भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो जो डिफरेंस बीच में रहेगा वो हमेशा रहेगा। तो असल में इस जगह से कोई भी आसिम से कभी कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। सर साजिद और आसिम को एक दूसरे को सिग्नल मिलने चाहिए। सर साजिद की वर्ड लाइन पे अगर हम 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं तो आसिम तक पहुंचना चाहिए। नहीं, साजिद का भी जो सिग्नल होगा वो असल में ये होगा, ये जाएगा साजिद का सिग्नल। आप ये देखें कि सुबह और साजिद असल में एक ही लाइन में मौजूद हैं, वो सिर्फ मैंने उनकी पोजीशन तब्दील की है, मैंने सिर्फ उनकी पोजीशन तब्दील की है, मैंने साजिद को थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया है। सो स्पीड ऑफ लाइट शो करने के लिए हम इस तरह ड्रॉ करते हैं ना कि उसका पाथ t से 45 डिग्रीज पे हो। तो अगर हम इसको दूसरी तो यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ये लें, डायरेक्शन में करते हैं, नहीं ये लें, ये देखें, ये 45 ही है, ये आपका टी है ना। नीचे वाली साइड पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मिलना चाहिए ना, वो भी 45 होगा। आप इसको तो नीचे आपको तक याद एक्सटेंड है करना चाह रहे हैं? सर, नीचे इस तरह नहीं। सर आपको याद होगा एक बार हमने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फोटॉन का,
कि फोटोन रिफ्लेक्ट होता है, उसमें जैसे था सर वो शर्ट्स की बुक में भी है। हाँ लेकिन मैं समझा नहीं आपका पॉइंट, साजिद का सिग्नल आसिम को कैसे मिलेगा? सर अगर हम वो वैसे तब ड्रॉ मिलेगा करते अगर हैं तो साजिद, फोटोन की बहुत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि साजिद अपनी जो सिग्नल है वो इस डायरेक्शन में भेजे, यस सर, लेकिन ये तो ये जो पास्ट अब हो टी गया। के साथ नहीं 45 नहीं, पे अब है। इसका मतलब ये होगा कि साजिद सिग्नल अपने पास्ट में भेज रहा है। ये जो लाइन है ये साजिद का पास्ट है, ये माइनस टी की तरफ जा रही है, बेसिकली ये साजिद मौजूद है। साजिद अगर सिग्नल यहाँ पर भेज रहा है, इसका मतलब है कि साजिद असल में माइनस टी में सिग्नल भेज रहा है। अच्छा सर, फिर ये तो आसिम भेजते हैं तो साजिद को, तो फिर वो प्लस टी हो जाएगा। क्या, आसिम अगर भेज दे साजिद को तो फिर टी प्लस होगा। आसिम सिग्नल भेज भी देगा, लेकिन मसला ये कि आसिम का सिग्नल हमेशा इस लाइन के पैरेलल चलता जाएगा। सर आसिम भी अगर इस लाइन में ही भेजे जो आपने अभी बाद में ड्रॉ की है, वो भी तो टी से पास्ट में भेजिए 45 आसिम भी डिग्री से। सिग्नल। पास्ट में नहीं। यहाँ पर देखें, ऐसे यहाँ से बताएं। अच्छा आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर अगर साजिद मौजूद है। जी सर, आपने देखिए अब हाँ जैसे अच्छा यहाँ ठीक पे है, ए ये पॉइंट मैं अभी कंसिडर लाइन करता ड्रॉ हूँ, ये की ठीक है। है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सही, ओके। हाँ ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रही हैं कि अब अगर साजिद अब यहाँ पर सिग्नल भेज रहा है, सॉरी आसिम अब ये सिग्नल भेज रहा है और यहाँ पर साजिद मौजूद है, तो अब ये सिग्नल एक वक्त आएगा कि यहाँ पर इसको आके मिल जाएगा। जी सर। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस सिनेरियो को मैं भी डिस्कस करता हूँ, इसको मैंने भी डिस्कस करना है इस सिनेरियो को। ओके। इसको अभी हम इस इसमें इसमें एक मसला है कि इस सिनेरियो में भी एक मसला है कि कम्युनिकेशन कितनी दफा हो सकती है। अभी हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। इसको ना मैं आपको एक और सादा मिसाल से इस सिनेरियो आखिर में समझाता हूँ। सर अगर साजिद पर आसिम की स्पीड सेम है तो बार बार सिग्नल सेंड कर सकते हैं। नहीं नहीं, सर वो तो उस केस में होगा ना कि उनको कम्युनिकेट तब वो करेंगे अगर साजिद और आसिम दोनों एक दूसरे को सिग्नल भेजे, लेकिन सर ये सेकंड फिगर में तो जस्ट साजिद सिग्नल भेज रहा है हाँ अब आसिम यहाँ को। पर ये मसला है, यहाँ पर हम टू वे कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही, ये वो ने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया है। यहाँ पर हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इस ब्लू रीजन में से कोई आसिम से कांटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आसिम इनसे कांटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये चीज ओके भी सर। ध्यान में रखें, ये चीज भी ध्यान में रखें। अभी हम टू वे कम्युनिकेशन पे आएंगे, अभी हम टू वे कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ओके सर। अच्छा, अच्छा इस सारे सिनेरियो में हमें, अच्छा जैसे अभी हफ्सा ने एक पॉइंट रेज किया है कि इस रीजन में से ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाले जो, मेरे पास तो कलर भी खत्म हो गए, ये वो रीजन है कि जो आसिम से कांटेक्ट नहीं कर सकता लेकिन आसिम इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, किसी ना यस किसी सर। पॉइंट पर। अच्छा लेकिन ये वो रीजन ऐसा है जो ना आसिम के साथ कांटेक्ट कर सकता है और ना आसिम इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है, यस सर। जैसे हमने यहाँ पर शो किया है। यस सर। अच्छा, अब एक और डायग्राम बनाते हैं। अब बनानी क्या है, मैं यहीं से कॉपी करूंगा। सो वो जिस हम रीजन की बात करें वो रीजन ना मैंने यहाँ पर अ, अलग से ड्रॉ कर लिया है। सो ये रीजन मैंने यहाँ पर ब्राउन डायमंड्स की सूरत में शो किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये ब्राउन डायमंड्स असल में ये आपके पास यूनियन है इस ब्लू और इस ग्रीन रीजन का। ये आपके पास ग्रीन शेडेड रीजन और इस ब्लू रीजन का यूनियन है, सॉरी इसको इंटरसेक्शन कहना चाहिए, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। दोबारा देखें, ये आपने ये रीजन ये लिया था आपके पास, ये आपके पास ग्रीन रीजन था और ब्लू रीजन आपका क्या था, ये था।
ये था ना आपका। यस सर। तो ये ब्राउन ब्राउन डायमंड्स असल में किसको शो कर रहे हैं? आपके कॉमन रीजन को। ब्लू और ग्रीन के कॉमन रीजन को शो कर रहे हैं। इज दैट इट? यस सर, ये सब रीजन में क्यों है? ब्लू में एक भी डायमंड नहीं है। हमने वो से रीजन लिया जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो ग्रीन और ब्लू का कॉमन रीजन है। ओके सर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में ना, हमने क्यों ये यहाँ पर डायमंड शो किए। मैं एक अभी अभी इस रीजन की असल में एक खास प्रॉपर्टी है जिसको मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर ये देखें कि ये वो रीजन है जहां आसिम सिग्नल नहीं भेज सकता। आपको याद होगा पिछली मिसाल में बासित यहाँ पर हमने रखा था इस रीजन के अंदर, और आसिम बासित के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता था। अगले हिस्से में हमने सबू, अली और हफ्सा को इस रीजन में ड्रॉ किया था, और हमने देखा था कि वो आसिम के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही था। यस सर। ये इस बात पे सबको समझ आ रही है ना? जी सर। सिर्फ मुझे दो तीन आवाजें बार बार आवाजें आती हैं, अब मेजोरिटी खामोश रहती है, तो मुझे नहीं अंदाजा कि वो कितना पिक कर रहे हैं कितना नहीं। अच्छा, सो यानी कि ये एक ऐसा इलाका है आपकी स्पेस टाइम डायग्राम में जो आसिम के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर सकता और आसिम भी इसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि यस सर। इस रीजन का आसिम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये रीजन कहलाता है कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन। आपको याद होगा हमने शुरू में पहले चैप्टर के एंड पे कुछ डायग्राम में इस तरह की बातें डिस्कस की थी कि ये कॉजली कनेक्टेड रीजन हैं, ये कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन हैं। यस सर। अब हम उनको जरा उनको जरा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेस टाइम डायग्राम्स के थ्रू। सो बेसिकली ये एक फॉरबिडन रीजन है, कोई कॉजल कनेक्शन नहीं है। कॉजल कनेक्शन होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये एक इवेंट है पास्ट में हुआ है और ये कोई इवेंट फ्यूचर में हुआ है, इनके दरमियान कोई कॉजल रिलेशन है, तो ये असल में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये कॉजल रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर होने वाला मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर कुछ इवेंट्स ले लें, ये ए ले लें, ये बी ले लें। अब ए जो है वो बी के पास्ट में है, तो डेफिनेटली ए पे जो भी आसिम की सूरत हाल थी वो पॉइंट बी के ऊपर आसिम की सूरत हाल को अफेक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर कह लें ये कॉजल रिलेशन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप आज एमएससी में हैं, तो एक वक्त था पास्ट में जब आप बीएससी में भी थे, सो ये कॉजल लिंक है आपका। ठीक है। जी सर। लेकिन ये जो कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन है यहाँ पर इसका आसिम के साथ किसी किस्म का कॉजल रिलेशन नहीं है। यहाँ पर होने वाला कोई भी इवेंट आसिम को इन्फ्लुएंस नहीं करता। आसिम के रीजन में होने वाला कोई भी इवेंट इस रीजन को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंस करने से मुराद है कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, सो अब ये जो अब असल में अब ये जो दो लाइंस है ना, अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम इन लाइंस को कुछ स्पेशल नेम देते हैं। ये जो येलो लाइंस यहाँ पर लगाई हुई हैं, सो ये जो ये वाली लाइन है ए, इसको नाम देते हैं फ्यूचर इवेंट होराइजन का। अब ये लाइन है क्या चीज, ये क्या कह रही है? अ, इस लाइन के ऊपर एक ऐसा रीजन मौजूद है जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी किसी एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर तक नहीं जा सकती। यानी कि इस लाइन के नीचे नीचे आसिम का फ्यूचर मौजूद है, इस लाइन से ऊपर कुछ भी नहीं है आसिम के लिए। ठीक, क्लियर? सर एक ही लाइन से नीचे? हाँ जाहिर बात है, ये फोटोन की वर्ड लाइन है ना, आसिम कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता जो मर्जी कर ले। तो इसका मतलब है इस लाइन से नीचे नीचे ही आसिम का फ्यूचर मौजूद है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है आसिम के लिए। बात आ रही है समझ में? यस सर। अच्छा, अब ये वाली लाइन जो मैंने जिसको बी का नाम दिया हुआ है, इस लाइन को पास्ट पार्टिकल होराइजन कहते हैं। ये बेसिकली इवेंट होराइजन ही हैं, जिस तरह वो ब्लैक होल्स के लिए आपने नाम सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ
उस इवेंट होराइजन और इस इवेंट होराइजन में बहरहाल आप इनको कलेक्टिव इवेंट होराइजन भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों की फिजिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि अच्छी खासी डिफरेंट है। बहरहाल इसको हम पास्ट पार्टिकल होराइजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस रीजन के नीचे एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसमें एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर कभी भी सिग्नल नहीं भेज सकता। एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर जितने भी सिग्नल भेज रहे हैं वो हमेशा के हमेशा इस लाइन से वो यहाँ पर जाएंगे सिग्नल्स, वो कभी भी सिग्नल इधर नहीं भेज सकते, इस रीजन के अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है, वो इस रीजन के अंदर सिग्नल्स नहीं भेज सकते, जितना भी आपके पास सॉरी 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 इस रीजन के नीचे जो भी आपका एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है वो हमेशा इस रीजन के ऊपर सिग्नल भेज सकता है, इस रीजन के नीचे सिग्नल नहीं भेज सकता। यस मतलब सर। ये मतलब यहाँ पर सिग्नल नहीं भेजे जा सकते, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर आपका इस रीजन के अंदर सिग्नल नहीं भेज सकता, जो मर्जी कर ले, या इवन के यहाँ पर भी सिग्नल नहीं भेज सकता। ठीक है, यस सर। सो यानी कि उसका जितना भी पास्ट होगा वो इस लाइन, इसी लाइन के ऊपर ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर उसका पास्ट है, इसके नीचे क्या हो रहा है उसको उससे कोई खबर नहीं है। कोई कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? सबको सबको हर चीज क्लियर है यहाँ तक? सर उसका फ्यूचर, सर उसका फ्यूचर नीचे कैसे है? फ्यूचर नीचे नहीं है, ये सिर्फ इसकी इस लाइन को हमने फ्यूचर इवेंट होराइजन का नाम दिया है। ये देखें, ये लाइन यहाँ से चली थी, ये जाती जा रही है। ये जो लाइन यहाँ, ये बेसिकली अब आपको लग रहा हो, अब यहाँ पर आप देखें ना, अब आपको ये लाइन आसिम के फ्यूचर के तौर पर नजर आ रही होगी कि उसके फ्यूचर की बाउंड्री है। सर तो ऊपर जाके है। हाँ, लेकिन ये लाइन तो चूंकि एक ही चल रही है ना, इसलिए हमने इस पूरी लाइन को फ्यूचर इवेंट होराइजन कह दिया है। सो लेट्स सपोज अगर कोई ऑब्जर्वर शुरू ही यहाँ से कर रहा है और वो इस डायरेक्शन से नीचे आना शुरू करता है, तो फिर उसके लिए नीचे की तरफ फ्यूचर बन जाएगा, क्योंकि ये तो एरोस तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। असल में अब ये चीज ध्यान में रखें कि रिलेटिविटी के अंदर वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हम उस तरीके से नहीं लेते जिस तरह हम आम जिंदगी में कंसीडर कर रहे होते हैं। आपका पास्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर का फ्यूचर हो सकता है, आपका फ्यूचर किसी दूसरे ऑब्जर्वर का पास्ट हो सकता है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। ओके सर। इसलिए हम इस तरीके से जनरली उसको ड्रॉ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बड़ा एक अजीब सा क्लेम करने लगा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर आसिम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले हमने क्या शो किया था कि इस फ्रेम के अंदर, इस कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन के साथ आसिम ना कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ना ये आसिम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन बहरहाल अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे रीजन में से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं और उन पार्ट्स के अंदर कुछ स्पेशल ऑब्जर्वर्स ऐसे हैं जो आसिम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मैं इस बात का मतलब क्या है और ये क्या हम क्या चीज यहाँ से इन्फर करना चाह रहे हैं। सो लेट्स ड्रॉ अनदर स्पेस टाइम डायग्राम। ओके, फिलहाल इसको कर देते हैं। सो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑब्जर्वर मौजूद हैं। एक आपके पास एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है आसिम, और एक आपके पास मौजूद है इस रीजन के अंदर एक ऑब्जर्वर बासित। अब जो बासित है वो आपके पास एक अ, एक कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन में मौजूद है, क्योंकि हमने देखा था कि आसिम इस रीजन के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो आसिम के लिए ये रीजन कॉजली डिस्कनेक्टेड है। लेकिन हमने कंडीशन ये लगा दी है कि जो बासित है वो रेस्ट की हालत में है। ठीक है, यस सर।
चलें, अब माजी में किसी वक्त, सो बेसिकली अब एक वक्त आता है जब बासित को ख्याल आता है कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, कोई सिग्नल भेज देता हूँ। सो लेट्स सपोज कि वो पॉइंट बी के ऊपर एक सिग्नल भेज देता है। वो सिग्नल इस तरीके से, इसको मैं शो कर रहा हूँ, इसको चले मैं अब इस पर्पल लाइन से शो कर लेता हूँ। वो यहाँ पर सिग्नल कहीं भेजना शुरू करता है और ये ना इस तरीके से सिग्नल जाता है, ये कहीं आसिम को यहाँ जाके मिल जाता है। ठीक है, अब देखें ये जो असल में ये बासित ने सिग्नल यहाँ इस पॉइंट से नहीं भेजा, इस पॉइंट डी से नहीं भेजा। अगर वो पॉइंट डी से भेजता फिर वो सिग्नल आसिम को कभी भी ना मिलता, जो हमारा ओरिजिनल क्लेम था पहली डायग्राम के अंदर। यस सर। इसलिए मैंने बासित को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया है, लेकिन इसका जो इसकी जो वर्ड लाइन होगी वो कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन में से पास लाजमी कर रही है। ये देखें यहाँ पर, और यहाँ पर इस रीजन को क्रॉस करती हुई निकल रही है। इस रीजन के अंदर तो वो कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए मैंने ना बासी को थोड़ा सा बासी ने सिग्नल इस रीजन में ना एंटर होने से पहले, या कह लें कि इस रीजन की एंट्री से पहले पहले, पॉइंट ऑफ एंट्री से पहले पहले सिग्नल भेज दिया था आसिम को। अच्छा, सो वो सिग्नल कहीं आसिम को जाके मिलता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर। अब या तो इसी पॉइंट पर या थोड़ी देर के बाद आसिम कहता है कि अच्छा मैं भी, उसको अचानक आसिम को अचानक ख्याल आता है कि अब मैं भी जरा बासित से बात कर लेता हूँ। बासित ने आसिम से कोई सवाल पूछा है और आसिम कहता है कि ठीक है मैं बासित को उसका जवाब भेज देता हूँ, उसी वक्त भेज दे या कुछ देर के बाद। सो आसिम बासित को रिप्लाई कर देता है। उस रिप्लाई को मैं इस रेड लाइन से शो कर देता हूँ। अब ये सिग्नल जाहिर बात है इस तरीके से जाएगा, स्लो बनाता बनाता ये सिग्नल यहाँ पर जाके कहीं आसिम को, बासित को मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर जाके, मतलब कभी ना कभी, बेशक बहुत देर के बाद इसी, लेकिन कभी ना कभी आसिम का रिप्लाई बासित को मिल लाजमी जाएगा। समझ आई ये बात? यस सर। अच्छा, और बासित को पता लग जाएगा कि आसिम ने कहा क्या है। चलें, सर बासित मूव कर रहा है या रेस्ट पे है? ये तो बासित की वर्ड लाइन है ना रेस्ट की हालत में। बासित वहीं का वहीं मौजूद है, ये जो लाइन है ये तो उसकी टी के, ये बेसिकली टी के पैरेलल जा रही है, तो उसकी वर्ड लाइन है। सो मतलब बासित उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे बासित को पॉइंट सिग्नल मिल लाजमी जाएगा, किसी टाइम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि बासित की पोजीशन तब्दील हो रही है। आप वर्ड लाइन को वो मोशन के तौर पर ना देखें कि बासित की मोशन को शो कर रहा है। ये वर्ड लाइन सिर्फ टी के अलोंग बनी हुई है, मतलब टाइम गुजर रहा है बासित का। ओके सर। बासित मूव नहीं कर रहा, बासित का टाइम गुजर रहा है। वो एक वक्त था कि बासित का टाइम असल में इस ऐसे रीजन में आ गया था जहां पर कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन मौजूद है। और मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, आप इसको ऐसे समझें कि एक वक्त मतलब आप साहिवाल से लाहौर के लिए निकले और आपने 100 किलोमीटर तय कर लिया, फिर आपने कोई 150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। जैसे ही वो 150 किलोमीटर का सफर गुजर होता है, आप कहते हैं कि अब यहाँ से लाहौर की हदूद शुरू हो गई है। इसी तरीके से इस वर्ड लाइन के ऊपर ये है कि हमने कहा है कि जब इतना टाइम गुजर गया तो इस टाइम के ऊपर लाइनें लगा दें। सो लेट्स सपोज कि ये 0 है, ये 10 है, से आपने कहा कि जब 10 सेकंड गुजर जाएंगे तो फिर कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन शुरू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जब आपके पास कोई 20 सेकंड, 10 चले 40 सेकंड गुजर गए तो कॉजली डिस्कनेक्टेड रीजन खत्म हो गया। आप इसको इस तरीके से समझें। ओके सर। सो बेसिकली स्टेशनरी वर्ड लाइन है ये। बासित वहीं का वहीं मौजूद है, लेकिन बासित का टाइम पास हो रहा है और किसी टाइम टी के ऊपर आखिरकार उसको, हो सकता है कि आज से लाखों साल के बाद, अरबों साल के बाद, बासित को कभी ना कभी वो सिग्नल मिल लाजमी जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा। चलें, अब ये है कि चलें सपोज करते हैं कि बासित ने आसिम से पूछा था कि भाई ये जो मैंने स्पेस टाइम डायग्राम बनाई है, जो मुझे मिड टर्म में सवाल आया, ये ठीक आया या नहीं आया।
आसिम ने उसको कह दिया कि नहीं तुमने ये गलती की है, इसको ये फार्मूला नहीं लगाना, इसमें ये वाला फार्मूला लगना है। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद, किसी वक्त के बाद बासित को मिल जाता है कि भाई आसिम ने ये जवाब भेजा है। अब बासित को फिर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि अब ऐसे करना है या नहीं करना। बासित फिर दोबारा आसिम से पूछता है। अब बासित जो सिग्नल भेजेगा वो सिग्नल अगेन इस लाइन में जाएगा। यस सर। ये बासित का रिप्लाई है, बासित से रिप्लाई। और ये जो लाइन है ये असल में आसिम से रिप्लाई है। और ये जो लाइन है ये असल में बासित क्वेश्चन है। क्या अब बासित का जो अगला रिप्लाई है, क्या ये रिप्लाई कभी आसिम को मिल सकेगा? नो सर। नहीं। इसका मतलब है कि अब बासित दोबारा आसिम से कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये वो नो चीजें सर। जो हम असल में स्पेस टाइम डायग्राम से इन्फर कर सकते हैं। ये कुछ उनमें से कुछ चीजें हैं एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के लिए। अच्छा, अब अगर मैं इस रीजन के अंदर, इस रीजन सो इस अब ये वाला जो रीजन है तो नीचे वाला, सो ये रीजन में से ब्लैक से ये वाला जो रीजन है, इस रीजन का एक पार्ट कंसीडर कर लेता हूँ। इस रीजन के अंदर ये वाला मैंने एक पार्ट कंसीडर कर लिया है। हमें पता है कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर आसमान कभी भी सिग्नल नहीं भेज सकता। यस सर। ये हमने पहले बातें की हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं? जी सर। सो हमने असल में ये साबित किया अभी तक कि कॉजल डिस्कनेक्टेड रीजन में किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ना आसिम के लिए बासित से कम्युनिकेट करना मुमकिन है, ना बासित के लिए आसिम से कम्युनिकेट करना मुश्किल है। अगर, एक चीज ध्यान में रखें, अगर आसिम हमेशा अगर आसिम एक एटर्नली एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है तब। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि किसी वक्त पे आसिम का दिल करता है कि भाई अब मैंने रुकना है, अब मैंने और नहीं हरकत करनी है, और आसिम साहब डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब मैं यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ, बस बहुत हो गया सफर। तो आसिम की जो फिर वर्ड लाइन होगी वो फिर हाइपरबॉलिक तो नहीं रहेगी। सो लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट मैंने जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है कि इस पॉइंट के ऊपर आसिम डिसाइड्स टू टेक रेस्ट। अब इसकी जो वर्ड लाइन होगी वो बिल्कुल क्या आ जाएगी, बिल्कुल स्टेशनरी बन जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। यस सर। हाँ, अब अगर ये वर्ड लाइन ऐसे जा रही है जैसे अब यहाँ पर देखें, अगर अब ये वर्ड लाइन ऐसे जा रही है, सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर आसिम साहब डिसाइड करते हैं कि मैंने अब मजीद हरकत नहीं करनी, मैं यहाँ पर बिल्कुल अब स्टे कर रहा हूँ। अब आसिम की वर्ड लाइन अब ये बनेगी, अब ये बन जाएगी उसकी वर्ड लाइन, सॉरी ये बन जाएगी वर्ड लाइन। यस सर। इस सूरत में बासित का रिप्लाई कभी ना कभी आसिम को मिल जाएगा। जी सर। अब इस सूरत, यस सर। इस सूरत में आसिम और बासित के दरमियान कम्युनिकेशन दोबारा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आसिम हमेशा एक एटर्नली एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर ही रहता है, फिर आसिम कभी भी बासित के साथ दोबारा कांटेक्ट नहीं कर सकता। जहां पर भी लेकिन अगर आसिम यहीं पर डिसाइड कर लेता है, इसी इसी पॉइंट पर कंसीडर डिसाइड कर लेता है कि मैं यहीं पर रेस्ट की हालत में आ जाता हूँ, अब इसके लिए यहीं पर ये एक ये लाइन बन जाएगी। इसका मतलब है कि अब यहाँ वाले जो ऑब्जर्वर्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमने पहले कहा था कि सुबह मौजूद है, तो अब सुबह जो सिग्नल भेज रही थी यहाँ पर, वो सिग्नल आसिम को मिल जाएगा कभी ना कभी। जी सर। अब इसका मतलब अब ये वाला रीजन कॉजली डिस्कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। ओके सर। वो सिर्फ एक्सेलरेटिंग उस सूरत में था जब आसिम एक्सेलरेटिंग था। अब चूंकि आसिम एक्सेलरेटिंग नहीं रहा, तो इससे आने वाले अगले आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आसिम के लिए आ, आसिम के लिए कॉजली डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे। इसको एक और मिसाल से देखें। सो लेट्स सपोज कि अब मैं ये कहता हूँ कि आसिम डिसाइड करता है कि मैंने इस पॉइंट पर रेस्ट की हालत में आना है। सो कह देते हैं कि आसिम साहब कहते हैं कि जी हमने
अब इस पॉइंट पर रेस्ट की हालत में आना है। हमने पहले कहाँ पर बनाया है? सो अब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर ले लें, वो भी आसिम के साथ कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर ले लें, ये भी कर सकता है। तो जो मर्जी आप ऑब्जर्वर कंसीडर करते रहें, वो आसिम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आसिम एक्सीलेटिंग है, फिर आसिम के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे पास वो रीजन जो है वो कॉजली डिस्कनेक्टेड नहीं रही। कोई कंफ्यूजन? जी क्लियर है? जी सर। ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने लगा हूँ, स्टॉप करने लगा हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो हम उनको डील कर लेते हैं।